नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारत में पैतृक संपत्ति का कानून। पैतृक संपत्ति को लेकर कई गलतफहमियां होती हैं और अक्सर परिवार में विवाद भी हो जाते हैं। तो चलिए आज इस विषय को आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप अपने अधिकारों को बेहतर ढंग से जान सकें। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पैतृक संपत्ति होती क्या है। सरल शब्दों में पैतृक संपत्ति वह संपत्ति है जो आपको अपने पिता, दादा या परदादा से विरासत में मिली हो। इसकी सबसे जरूरी शर्त यह है कि यह संपत्ति 4 पीढ़ियों तक परिवार में अविभाजित यानी बिना बंटी हुई रहनी चाहिए। अब इसका स्वअर्जित संपत्ति से क्या अंतर है? स्वअर्जित संपत्ति वो होती है जिसे कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से या अपने पैसों से खरीदता है। ऐसी संपत्ति पर केवल उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जिसने उसे खरीदा है। वो उसे किसी को भी बेच सकता है, गिफ्ट कर सकता है या उसकी वसीयत बना सकता है। लेकिन पैतृक संपत्ति के नियम बिल्कुल अलग हैं। पैतृक संपत्ति के पीछे कानूनी आधार क्या है? अब इसका स्वअर्जित संपत्ति से क्या अंतर है? स्वअर्जित संपत्ति वो होती है जिसे कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से या अपने पैसों से खरीदता है। भारत में इसका मुख्य कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इसी कानून के तहत पैतृक संपत्ति के विभाजन और उत्तराधिकार के नियम तय होते हैं। इस कानून में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सहदायिक या को-पार्सिनर का। सहदायिक वो व्यक्ति होता है जिसका पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है, और यही पैतृक संपत्ति का सबसे बड़ा सिद्धांत है, जन्म से अधिकार। इसका मतलब है कि परिवार में जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है, उसे तुरंत उस परिवार की पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा मिल जाता है। यह अधिकार किसी की मृत्यु के बाद नहीं मिलता, बल्कि जन्म के साथ ही मिल जाता है। मान लीजिए एक परिवार के पास पैतृक जमीन है, तो उस परिवार में पैदा होने वाला हर बच्चा जन्म से ही उस जमीन का हिस्सेदार बन जाता है। अब बात करते हैं बेटियों के अधिकारों की, जो इस कानून का एक बहुत ही प्रगतिशील और ऐतिहासिक पहलू है, और यही पैतृक संपत्ति का सबसे बड़ा सिद्धांत है, जन्म से उस जमीन का हिस्सेदार बन जाता है। साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया। इस संशोधन ने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का दर्जा दिया। 2005 के इस संशोधन के बाद बेटी भी बेटे की तरह ही जन्म से एक सहदायिक को-पार्सिनर मानी जाती है। इसका मतलब है कि पैतृक संपत्ति पर जितना अधिकार एक बेटे का है, उतना ही अधिकार बेटी का भी है। ये अधिकार जन्म से मिलता है। एक और जरूरी बात, बेटी की शादी हो जाने से उसका ये अधिकार खत्म नहीं होता। चाहे बेटी शादीशुदा हो, अविवाहित हो या विधवा हो, पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार हमेशा बना रहता है। यह एक बहुत बड़ा कदम था जिसने लैंगिक समानता को कानूनी रूप से मजबूत किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है? इसके नियम काफी सख्त हैं। कोई भी एक अकेला सहदायिक अपनी मर्जी से पूरी पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता। इसे बेचने के लिए सभी सहदायिकों यानी जिनका भी संपत्ति में हिस्सा है, उन सभी की सहमति लेना अनिवार्य है। अगर किसी एक ने भी सहमति नहीं दी तो वो बिक्री अवैध मानी जा सकती है। यहाँ कर्ता की भूमिका भी समझनी जरूरी है। कर्ता आमतौर पर परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता है, जो संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का प्रबंधन करता है। लेकिन कर्ता भी अपनी मनमर्जी से संपत्ति नहीं बेच सकता। वह केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा कर सकता है, जैसे परिवार पर कोई कर्ज चुकाने के लिए या किसी कानूनी जरूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में उसे भी सभी सहदायिकों की सहमति लेनी ही होगी। अगर परिवार में संपत्ति को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है तो क्या होगा? यहीं पर विभाजन या पटिशन का अधिकार आता है। कोई भी सहदायिक, चाहे वह बेटा हो या बेटी, अपने हिस्से के लिए कानूनी रूप से विभाजन की मांग कर सकता है।
वो कह सकता है कि मुझे मेरा हिस्सा अलग करके दे दिया जाए। जब संपत्ति का कानूनी रूप से विभाजन हो जाता है तो हर व्यक्ति को मिला हिस्सा उसकी अपनी स्वअर्जित संपत्ति बन जाता है। एक बार आपको आपका हिस्सा मिल गया तो फिर आप उस हिस्से के मालिक होते हैं। आप उसे बेच सकते हैं, किसी को उपहार में दे सकते हैं या उसकी वसीयत बना सकते हैं। विभाजन 3 तरीकों से हो सकता है। आपसी समझौते से, परिवार के बीच बैठकर निपटारे से, जिसे फैमिली सेटलमेंट कहते हैं, या फिर अगर कोई रास्ता नहीं निकलता तो कोर्ट में विभाजन का मुकदमा दायर करके। अब कुछ आम गलतफहमियों और अपवादों पर बात करते हैं। पहला है 4 पीढ़ी का नियम। संपत्ति को पैतृक तभी माना जाएगा जब वह पुरुष वंश में 4 पीढ़ियों तक अविभाजित रही हो। मान लीजिए आपके परदादा ने कोई जमीन खरीदी, वो जमीन आपके दादा को मिली, फिर आपके पिता को, और अब आप उसके हिस्सेदार हैं। अगर इस दौरान इस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है तो यह पैतृक संपत्ति है। लेकिन अगर आपके दादा ने ही उस जमीन को बेच दिया होता तो वो सिलसिला वहीं टूट जाता। एक और भ्रम यह है कि क्या माँ, नानी या मामा से मिली संपत्ति भी पैतृक होती है? आमतौर पर नहीं। पैतृक संपत्ति का कॉन्सेप्ट पुरुष वंश से जुदा है, यानी पिता, दादा और परदादा से मिली संपत्ति। माँ या नानी से मिली संपत्ति आपकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी, पैतृक नहीं। अब कुछ आम गलतफहमियों और अपवादों पर बात करते हैं। पहला है 4 पीढ़ी का नियम। संपत्ति को पैतृक तभी माना जाएगा जब वह पुरुष वंश में 4 पीढ़ियों तक अविभाजित रही हो। मान लीजिए आपके परदादा ने कोई जमीन खरीदी, वो जमीन आपके दादा को मिली, फिर आपके पिता को, और अब आप उसके हिस्सेदार हैं। अगर इस दौरान इस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है तो यह पैतृक संपत्ति है। लेकिन अगर आपके दादा ने ही उस जमीन को बेच दिया होता तो वो सिलसिला वहीं टूट जाता। एक और भ्रम यह है कि क्या माँ, नानी या मामा से मिली संपत्ति भी पैतृक होती है? आमतौर पर नहीं। पैतृक संपत्ति का कॉन्सेप्ट पुरुष वंश से जुदा है, यानी पिता, दादा और परदादा से मिली संपत्ति। माँ या नानी से मिली संपत्ति आपकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी, पैतृक नहीं। इसी तरह अगर आपके पिता ने अपनी स्वअर्जित संपत्ति आपको वसीयत या गिफ्ट के जरिए दी है तो वह संपत्ति आपके लिए भी स्वअर्जित ही मानी जाएगी। वो आपके बच्चों के लिए पैतृक संपत्ति नहीं बनेगी, क्योंकि वो आपको विरासत में नहीं बल्कि एक गिफ्ट या वसीयत के रूप में मिली है। इस पर आपका पूरा अधिकार होगा। तो अंत में मेरी सलाह क्या है? देखिए, संपत्ति के मामले बहुत संवेदनशील होते हैं। किसी भी विवाद से बचने के लिए सबसे पहले अपने संपत्ति के सभी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को हमेशा संभाल कर और अपडेटेड रखें। अगर परिवार में कोई भी लेन देन या बंटवारा हो रहा है तो उसे लिखित रूप में करें, और अगर संभव हो तो रजिस्टर्ड करवाएं। और सबसे जरूरी बात, कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हमेशा एक अनुभवी वकील से कानूनी सलाह जरूर लें। एक विशेषज्ञ आपको सही रास्ता दिखा सकता है और भविष्य के विवादों से बचा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको भारत में पैतृक संपत्ति के कानून को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी अपने अधिकारों को जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और भी जानकारी भरे वीडियो देख सकें। धन्यवाद।